हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 10 और 12 दोनों साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि 10 में वृत्त है और 12 नंबर एक्सरसाइज में आपका वृत्त का क्षेत्रफल है, तो लगभग दोनों एक साथ ही पढ़ना भी चाहिए। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे, चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए दोनों को हमने क्या किया, एक साथ ही ले लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग वृत्त का पहला क्लास है, जिसमें सबसे पहले बेसिक जानेंगे। बेसिक में वृत्त के परिभाषा जानेंगे, वृत्त के गुणधर्म जानेंगे और वृत्त से रिलेटिव जितने भी सूत्र होगा वो सबको पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग पिछले कई अध्याय में जहाँ तक क्लियर कर चुका हूँ मैं, वहाँ तक में हमें नहीं लगता कि हमने कोई भी क्वेश्चन या फिर किसी तरह का कोई कमी रखा। तो उसी के अनुसार हम इस अध्याय में भी आप लोग को पूरी जानकारी दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके आगामी एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन सभी को हल किए जाएंगे, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव तो सोल्व हो ही रहा और साथ में सब्जेक्टिव भी हम बता रहे हैं कि आपका सब्जेक्टिव भी सोल्व होगा। तो बस आप लोग को करना एक ही काम है कि हमेशा चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लगातार वॉच करें। जितने भी क्लास दिए जा रहे हैं आप लोग के लिए, सभी को एक पढ़ाई के अनुसार वीडियो को वॉच करें ताकि आप लोग को लाभ मिल सके। और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बच्चे कमज़ोर अभी भी हैं और जिनका मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में वो देने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत लाभदायक वीडियो होगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। और जो भी चैनल पे आते हैं उससे रिक्वेस्ट होता है कि सब्सक्राइब कर लिया करें। इसलिए कर लिया करें क्योंकि जितने भी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जाएगा वो सब आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और एक बेल आइकन होता है, उसे भी दबा लिया करें ताकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जितने भी क्लास दिए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको क्लास से पहले मिल जाया करेगा। यानी कि इस चैनल पे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग के मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाया करेगा, ठीक है। और आप लोग उम्मीद यही रखते हैं कि पढ़ाई कर रहे होंगे, तो और मन लगा के पढ़िए। जहां आप लोग 10 घंटा पढ़ाई कर रहे थे वहां पे 12-14 घंटा कर लीजिए। अगर आपको 400 450 प्लस नंबर लाना है तो 24 घंटा के दिन और रात में कम से कम आपको 12 से 14 घंटा पढ़ना अनिवार्य है। इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित है कि आप अपने सपना जो सजा के रखे हैं उसमें ज़रूर सक्सेस होइएगा। तो आइए हम लोग आज नया अध्याय फिर से स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्द इस चैप्टर में भी हम लोग आज का क्लास लगा के 2-3 वीडियो करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 अध्याय मैंने एक साथ अटैच किए हैं, इसलिए आप लोग सभी बने रहें। और जो भी आपको होमवर्क मिलता है उसका आंसर देने की कोशिश क्या करें, ताकि हमें वो बात समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जो हमने बताया उस चीज़ को आप लोग समझ भी रहे हैं, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग निश्चित मेरी बात से समझ रहे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और प्रत्येक विषय को पढ़ा कीजिए, ठीक है। और चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम 2 अध्याय टेस्ट, जैसा कि मैंने पहले बता दिया,
कि 2 अध्याय हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दोनों वृत्त से ही रिलेटिव है। बस फर्क इतना है कि एक सिर्फ वृत्त है और एक आपका वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आज बेसिक जानेंगे, होगा तो क्वेश्चन भी लेंगे, और अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वो अंत में पता चलेगा। चलिए हम लोग आज का क्लास करते हैं, और क्वेश्चन से ज़्यादा आपको बेसिक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप बेसिक के बिना कोई भी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाइएगा। हमने प्रत्येक चैप्टर के लिए बेसिक जानकारियां सभी एक्सरसाइज के पहले दिया हूं। ठीक है, इसीलिए आज भी इस चैप्टर के पहले बेसिक जानकारी, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कभी कभी क्वेश्चन सूत्र पे भी पूछ देता है, सूत्र पूछ देता है, तो उसमें आप जानेंगे तब तो बना पाइएगा। इसीलिए आपको हर हाल में बेसिक जानकारी रखना ही होगा, चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, मन लगा के पढ़िए बच्चे। ठीक है, हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है, कह रहा कि वृत्त, वृत्त होता क्या है। सबसे पहली बात यही है कि वृत्त होता क्या है ना। तो आप लोग को पता है कि वृत्त क्या है, तो हम आपको बताएं। परिभाषा तो लिखा गया है, लिखा गया वह घेरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है, वह वृत्त कहलाता है। क्या कहता है कि वह घेरा हुआ तल, मतलब तल मतलब कि वृत्त में ऊंचाई नहीं होती है। वृत्त एक सपाट जैसे रहते हैं, सपाट बोले जैसे ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, इसमें ऊंचाई तो है, इसका ऊंचाई तो हो सकता है इसमें, क्योंकि ये एक बोर्ड ब्लैक बोर्ड है, यानी कि व्हाइट बोर्ड है। लेकिन ये जो आप देख रहे सतह देख रहे हैं, अगर वृत्त इस पे बन जाए, क्या इसमें आप ऊंचाई ढूंढ पाइएगा। ये जो मैंने ये सर्कल बना दिया मैंने, इस सर्कल में क्या आपको ऊंचाई दिख रहा कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो यही क्या है, वृत्त है। और यह जो होता है ना, एक बिंदुओं का पूरे पूरे समूह है। और यह बिंदु जो होता है, कोई एक बिंदु जो सबसे मिडिल पे रहता है, मीन्स मिडिल माने सबसे बीच में जो बिंदु रहता है, उससे समदूरस्थ होते हैं। यह जो वृत्त होता है, कोई एक बिंदु है यहाँ पे, इससे जितने भी बिंदुओं का ये समूह एक गोल आकृति से बना हुआ है, एक तल के जैसा, वह ही क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि इस वृत्त में यह क्या चीज है, एक वृत्त है, एक वृत्त है। इस वृत्त में जो आप ये घेराव देख रहे हैं, घेरा हुआ तल, यह तल एक बिंदु कौन, तो यही बिंदु, इससे जहां पे भी आप मापांक करेंगे, सब का सब क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, यानी कि समदूरस्थ होगा। ठीक है, वृत्त तो ये बन गया, वृत्त आप जान गए, लेकिन उससे कुछ रिलेटिव और कुछ भी बात है, जानिए। कहता है कि वृत्त, किसी वृत्त की परिधि, आप कहेंगे सर परिधि क्या होता है, तो आपको बता दें कि ये जो सर्कल दिख रहा है, ये जो गोलाकृति दिख रहा है, गोलाकार, ये जो घेरा हुआ तल दिख रहा है, ये पूरा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये लकीर जो दिख रहा है आप लोग, इस लकीर को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अब परिधि हो गया, और क्या कह रहा है इसमें, कहता है कि किसी वृत्त के परिधि की लंबाई, ये चूंकि इसका मापांक तो हो ही सकता है, हम जब फॉर्मूला बताएंगे तो उसमें आप मापने के लिए भी सीखेंगे, बट यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। वृत्त के परिधि, उसके व्यास की लंबाई, व्यास, अब नया बात एक आ गया कि इसका व्यास भी होता है, और भी बात होंगे जो हम शब्दावली बना के वृत्त में प्रयोग करने वाले शब्द को हम दिखा के आप लोग को वृत्त पे समझा दिया जाएगा। तो कहता है किसी वृत्त के परिधि की लंबाई उसके व्यास की लंबाई की लगभग 22/7 गुनी होती है। ये बात आप लोग याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है
इसलिए आप लोग को ये चीज याद रखना होगा। ठीक है, 22/7 सभी को पता है, 22/7 सीधी सी बात में कि यह एक क्या है, पाई का मान है। तो हम लोग पाई जानते नहीं, वृत्त से ही पाई जान रहे हैं, वैसे क्षेत्रफल निकालने में भी हम लोग पाई का प्रयोग किए थे, त्रिकोणमिति में भी हम लोग पाई का प्रयोग किए थे, तो यहाँ पे भी पाई का प्रयोग होगा। तो पाई है जो है एक ग्रीक शब्द है, जिसे 22/7 को हम लोग प्रदर्शित करने के लिए पाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां पाई बराबर जो फॉर्मूला बनता है परिधि बटे व्यास, यानी कि 22/7 बराबर इसका मान होता है, पाई का एक्यूरेट मान तो नहीं हो पाता है क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है, और अगर उसका मान को देखा जाए 22/7 तो यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो उस अगर भाग दिया जाए उसको 22/7 में भाग दिया जाए तो कुछ न कुछ तो आना तय है, तो रिपीटेशन आ जाती है इसमें भी। ठीक है, तो अब रिपीट आ जाएगी तो फिर हम समझ सकेंगे कि यह एक क्या है, परिमेय। तो यहाँ पे पॉइंट जो आया है 3.142857 1, यानी कि 3.142857 1, ये 22/7 का वैल्यू है। पाई का मान दोनों हो सकता है, हमने पाई का मान एक और बताया था 180 डिग्री होता है पाई का मान, क्या बताया था कि मैंने, हाँ बताए थे, त्रिकोणमिति जब पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे। तो 3 मान होते हैं पाई का भी। चलिए एक चीज और दिख रहा कि वृत्त के व्यास को वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। ये वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा या छोटी जीवा क्या है, सब चीज देखेंगे। केंद्र क्या होता है और ये परिधि क्या होती है, सारे चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और वृत्त कहता है कि जो वृत्त के केंद्र से होके गुजरती है, और वह जो जीवा है यानी कि जो व्यास है वृत्त का, वह सबसे बड़ी जीवा तो कहलाती ही है। और क्यों कहलाती है, क्योंकि वह वृत्त के केंद्र से होके गुजरती है। ठीक है, तो आइए हम इस चीज को और भी जानकारी हासिल करें। तो ये तो इसका डिफिनेशन हो गया, कुछ जानने योग्य बात थी। अब हम इससे परिचित और ज्यादा होंगे, क्या क्या इसमें पूछने का बात है और क्या क्या जानेंगे हम, आइए सबका एक तरफ से चर्चा करते हुए हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से क्या करा करिए, मन लगा के पढ़ा कीजिए, और जहाँ पे आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं वहाँ पे कमेंट्स निश्चित क्या कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग चले इस चीज को जाने। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जान ही गए कि हम लोग ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त में ये जो वृत्त बना, ये जो लकीर दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र जो दिखा, इस क्षेत्र को, ये सर्कल को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि या परिमाप कहते हैं, या परिमाप कहते हैं। ये दोनों बात क्या है, एक ही है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि परिधि को ही परिमाप कहते हैं और परिमाप को ही परिधि। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए तो आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक शब्द हो गए। अब देखिए दूसरा बात हम क्या कर रहे हैं, इस परिधि के ये जो है ये केंद्र है, इस केंद्र, यहाँ पे केंद्र स्थापित करते हैं, इसको केंद्र कहते हैं, बीच वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, केंद्र के बीचों बीच होते हुए एक रेखा हम ये क्या किए, गुजार दिए, केंद्र से होके गुजर गया। अब बताइए ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलावेगी, बताइए। यहाँ से लेके इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है यह क्या कहलावेगी, यह कहलावेगी व्यास कहलावेगी। क्या कहलावेगी, व्यास। और व्यास को किससे सूचित करते हैं, तो डी से सूचित करते हैं। क्लियर है, चलिए ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे, यहाँ देखिए ये जो हमने एक लकीर खींच दिया यहाँ से लेके परिधि तक, ये परिधि, यहाँ से एक परिधि वृत्त के एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा
क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ये इसका छोटा मोटा डिफिनेशन है। हम जब क्लास करावेंगे इसका तो बहुत डिटेल से करेंगे। हमको पढ़ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव से मतलब है, और थ्योरम ज़्यादा जब पढ़ेंगे तो हम लोग करेंगे, ठीक है। आज जितना जानकारी होनी चाहिए उतना चलिए। तो और यहाँ से केंद्र से लेकर परिधि तक मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसको किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। क्लियर है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम इसको ओ से सूचित कर देते हैं, किसको, केंद्र को ओ से। इसको क्या कहते हैं बच्चे, इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो मिडिल पॉइंट देख रहे हैं इसको केंद्र कहते हैं। इसको हमने ओ से सूचित किया कि भाई किसी वृत्त है उसका केंद्र ओ है ना। तो ओ से लेके यहाँ तक इसको सी बना लेते हैं। तो ओ से लेके सी तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। अब दूसरी बात हम देख रहे हैं क्या, कि ए से लेके बी तक की दूरी, जिसमें कि एक ओ भी आता है, तो ए से बी तक की रेखा जो है वह वृत्त का क्या कहला रहा है, व्यास कहला रहा है। क्लियर है। अब आती है बारी इसमें कि ये तो व्यास कहला गई। अब एक और देखिए दिखाते हैं। ये देखिए इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया इसने, यहां से लेके यहां तक। यहाँ पे इसने प्रतिच्छेद किया और यहाँ पे इसने प्रतिच्छेद किया। प्रतिच्छेदी बिंदु का नाम अगर रखें तो इसको हम P नाम दे देते हैं, इसको हम Q नाम दे देते हैं, इसको हम M कह देते हैं रेखा का नाम, और इसको हम N कह देते हैं। तो ये क्या हो गया, यह जो रेखा ये जो दिख रहा यह क्या है, एक छेदक रेखा। क्या, कौन सी रेखा है, इसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। यानी कि छेदक मतलब बीच को आर पार करने वाली रेखा छेदक, छेदक माने छेद करने वाली रेखा छेदक कहलाती है कि नहीं। तो क्या हुआ, एम एन नाम का एक रेखा जो था वह बीच के यानी वृत्त को क्या किया, एक साइड से ये साइड क्या कहीं से भी ये फाड़ता हुआ बीच को वृत्त को अंदर घुस के फिर बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। यहाँ पे लिख देते हैं छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी या छेदक, छेदक के लिख देते हैं छेदक रेखा। ये क्या है, छेदक रेखा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए ये तो छेदक रेखा आपने देख लिए, और दूसरा देखिए, दूसरा बात हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक और होता है स्पर्श रेखा। यहां से यहां ऐसे करके इसको स्पर्श कराते हुए ऐसे करके हमने क्या के लेकर आया, ठीक है। ये देखिए यहाँ स्पर्श किया, यहाँ पे स्पर्श किया, इसको क्या करते हैं, हम नाम दे देते हैं ई एफ जी। देखिए वृत्त के जी बिंदु पे इसने क्या किया, स्पर्श, स्पर्श मतलब छूना, स्पर्श मीन्स सटना यानी छूना। तो यहाँ पे स्पर्श किया, ये वृत्त है, वृत्त के एक बिंदु जी पर इसने क्या किया, थोड़ा सा स्पर्श किया। तो ये जो स्पर्श हुआ यानी छूने का काम किया है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे, स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे बच्चे, स्पर्श रेखा। इसी को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा का क्या नाम है, तो ई एफ एक क्या है इस वृत्त पे, स्पर्श रेखा, जो बिंदु जी पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, ठीक है। ये बात तो आपने जान गए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपना त्रिज्या, है ना। चलिए अब अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि वृत्त के व्यास को जो सबसे बड़ी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो व्यास को ही आप क्या कह सकते हैं, बड़ी जीवा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बड़ी जीवा भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे कि नहीं, व्यास को ही बड़ी जीवा कहेंगे। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए दूसरा एक और दिखाते हैं आपको, और ये तो बड़ी जीवा तो हो ही गई, दूसरा एक और जीवा आ सकता है कि वो कहीं भी खिंचाया जा सकता है वृत्त के किसी भी भाग पे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे हम एक जीवा खींच रहे हैं ऐसे करके, जीवा, इसको क्या कहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, बी से लेके सी तक को इसको क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। और ये जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये दिख रहा है गोलाकृति, ये भाई दिख रहा होगा, हम थोड़ा मोटा कर देते हैं
क्योंकि आप लोग को अच्छे से पहचान में आ जाए और कभी भूल ना सकिए। तो ये जो गोलाकार आकृति होती है छोटे बड़े टुकड़ों में, तो इसको क्या कहते हैं? इसको चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको चाप कहते हैं, यानी कि चाप की लंबाई भी ज्ञात होता है। और इसके बीच में जो ये भाग जो दिख रहा, ये भाग, इसको क्या कहते हैं? ये अंदर के भाग को, इसको वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। वैसे देखिए, ये सब चीज हम आपको फिर से बताएंगे, एक नया वृत्त बना के बताते हैं, ठीक है? ये चीज को आपको फिर से वृत्त बना के। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीख लिए यहाँ पे? सबसे पहले हमने सीखा एक वृत्त जो एक परिधि है या फिर परिमाप है। दूसरा हमने सीखा वृत्त पे ए से लेकर बी तक का जो केंद्र से होकर गुजरी रेखा, वह व्यास है, जिसे डी से सूचित करते हैं। और व्यास को ही वृत्त का क्या कहते हैं? बड़ी जीवा कहते हैं। क्या ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट फिर हम क्या किए कि ओ से लेके सी तक की एक रेखा खींच दिए। ओ से लेके सी तक की एक रेखा खींच दिए। उस ओ से लेके सी तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। अब दूसरा काम क्या किया मैंने? इस वृत्त को एक छेद करने वाली रेखा खींच दिए, जो कि बिंदु पी तथा क्यू को छेद करते हुए आर पार हो गई। तो उस रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं या प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। फिर तीसरा पांचवा काम क्या किए कि वृत्त के एक बिंदु जी पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींचा, जो कि ई और एफ है। तो ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। किसी वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। फिर और नेक्स्ट काम हमने क्या किया कि बी से लेके सी तक ही नहीं, बल्कि किसी भी जगह पे आप खींच लीजिए। यहाँ पे देखिए, एक ये क्या है? वृत्त है। ये वृत्त का केंद्र है। हम यहाँ पे ऐसे के खींच दिए, यहाँ पे ऐसे के खींच दिए, यहाँ पे ऐसे के खींच दिए, यहाँ ऐसे खींच दिए। ये जितने भी हमने खींच रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ बाहर नहीं निकाल के, नहीं तो छेदक बन जाएगा भाई। तो ये जो भी हमने खींच दिया, ये सब का सब क्या है भाई? जीवा है। लेकिन एक जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, वह व्यास भी होता है और वृत्त का सबसे बड़ी जीवा भी होता है। क्लियर है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को रोक के या थोड़ा रिवर्स करके यानी बैक करके वहां से फिर से सुनिए मेरी बात को, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो ये हो गया। और फिर और हम नेक्स्ट क्या किए कि यहाँ से लेके जो मोटा आकार का आपको दिखाया मैंने, ये मोटा आकृति, ये जो दिख रहा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो चाप भी हम लोग जानेंगे, चाप कितने प्रकार के होते हैं। और भी कुछ बात है इसमें जो कि आपको अभी जस्ट बताने वाले, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलेंगे इसके गुणधर्म पे। आइए देखिए, नेक्स्ट हम क्या करें, एक और हम वृत्त बना देते हैं, ठीक है। देखिए एक और वृत्त बनाते हैं। ओहो भाई, तनी अच्छा से बनवा। आइए देखिए, अब दिखाते हैं। अब थोड़ा सा अर्जेंट, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ये एक क्या है भैया? ये एक वृत्त है ना? ठीक तो है? हाँ गोल है, ज्यादा नहीं है तो फिर कम भी नहीं है, बस गोल है, वृत्त है ना। अब देखिए यहाँ पे एक क्या करेंगे हम लोग? केंद्र दे देंगे इसको। दे दिए केंद्र, केंद्र दे दिए ना। यहाँ से लेके हम क्या करेंगे? एक रेखा यहाँ खींच देते हैं, एक रेखा यहाँ पे खींच देते हैं। इसको तो ओ नाम दिए ही हैं, यहाँ पे ए नाम दे देते हैं, यहाँ पे बी नाम देते हैं, ठीक है। तो दे दिया मैंने। अब देखिए, इस पूरे वृत्त के अंदर जितना क्षेत्र है, इस बोर्ड पे एक वृत्त बनाया मैंने। इस सर्कल को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। परिधि के अंदर जितना भी क्षेत्र है, ये टोटल क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। क्लियर है? ये बात आप लोग जानिए कि जी हाँ, जहां से इसका सीमा रेखा बन रहा गोलाकृति, उसके अंदर के पूरे भागों को क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल तो मैंने कह दिया। अब क्षेत्रफल कहने के बाद देखिए कि यहाँ हमने क्या किए
केंद्र से एक रेखा ओ ए खींचा और केंद्र से ही ओ बी खींचा मैंने। अब जो ये भाग जो आपको दिख रहा है, यानी कि ए ओ बी के अंदर का जो भाग दिख रहा है, ये पूरा, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं पता है? चूंकि यह तो हो गया मेरा त्रिज्या आर, यह भी त्रिज्या है, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? तो इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे, त्रिज्या खंड कह दिए। ठीक है, इस पूरे भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल निकलता है, जब फॉर्मूला बनेगा तो उस पर चलेगा क्वेश्चन। तो ये हो गया त्रिज्या खंड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है कि त्रिज्या खंड तो हो गई। अब त्रिज्या खंड होता कितने प्रकार के? त्रिज्या खंड जो होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है ना। अब त्रिज्या खंड देखिए, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, और सेकेंड होता है दीर्घ त्रिज्या खंड। ये हो गए दो बात। त्रिज्या खंड क्या होता है? तो एक लघु एक दीर्घ। अब लघु कोने, लघु मने होता है छोटा, लघु मने क्या होता है? लघु मने छोटा और दीर्घ मने बड़ा। तो ये हो गए लघु मने छोटा। तो लघु कोण, त्रिज्या खंड में लघु कोण हुआ, तो यही भाग में हो गया लघु। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है, इसका जो मापांक होता है ना, वह 180 डिग्री से कम होता है। लघु त्रिज्या खंड का मापांक क्या आता है? 180 डिग्री से कम होता है। और 180 डिग्री से जिस भाग को बड़ा होता है, जो भाग, उसको क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्या खंड। तो दीर्घ त्रिज्या खंड कौन है? तो ये देखिए, आपको सीधी रेखा एक बारी करके दिखाते। ये एक क्या है? सीधी रेखा है। ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा बताइए? 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अपना जो लघु त्रिज्या खंड है, यह कैसे, ऐसे और ऐसे छोटा बन गया, तो इसलिए यह दीर्घ कहलाया। और यहां से लेके यहां तक का ऐसे करके ये जो रेखा बना, इस चीज को, ये पूरा क्षेत्र को क्या कहेंगे? इसको आप कह सकते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। क्या? ठीक है, क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड कह देंगे। क्लियर है बच्चे? ध्यान से पढ़िए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर यहाँ पे अगर ये दिक्कत आएगी, बाय द वे आपको कह देगा क्वेश्चन, तो हम सूत्र आपको लिख देंगे, आपको वह याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, फिर कभी आप लोग इस चीज को ना भूलेंगे और ना क्वेश्चन मिस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड, ये हो गया लघु त्रिज्या खंड छोटा वाला भाग, और ये हो गया, ये जो बड़ा भाग दिख रहा, ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, जीवा के बारे में हमने पढ़ ही लिए। अब आता है बारी दूसरा, चाप। चाप किसको कर? अभी जस्ट चाप हमने बताया आप लोग को कि चाप कौन है, तो यही देखिए, ये चाप कहलाएगी। ठीक है, दीर्घ चाप और लघु चाप दो को होता है। तो ये जो है ना, ये वाला जो भाग है, ये जो मोटा हम जिसको कर रहे हैं अभी, तो ये जहां पे दीर्घ लघु त्रिज्या खंड होता है ना, उसी का गोला आकृति जो है, तो इसको क्या कहते हैं? लघु चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु चाप। और ये जो यहां से जो अब जो बन रहा सर्कल, इस चीज को क्या कहेंगे? दीर्घ चाप कहिएगा। क्या कहिएगा? इसको दीर्घ चाप कहिएगा। ठीक है, अब दूसरा बात क्या हम इसमें करें? हमने एक बात किया था यहाँ पे वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड कौन होता है भाई? तो वृत्तखंड वही है, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक को ऐसे करके मिला दें। ठीक है, मिला दिए, तो ये जो अंदर में भाग है, ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? इस वाले भाग को, तो इस वाले भाग को हम कहेंगे
वृत्तखंड, वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। और ये वृत्तखंड भी क्वेश्चन आधारित है, चूंकि क्वेश्चन सूत्र बनता है इसका, तो ये हो गया। और आपको पता है वृत्तखंड कितने प्रकार के होते हैं? वृत्तखंड भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, ठीक है। आइए उसी को वृत्तखंड लिखते हैं। ये है वृत्तखंड। वृत्तखंड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो लघु वृत्तखंड एक, और दूसरा होता है दीर्घ वृत्तखंड होता है, ठीक है। ये 2 ठो ये भी हो गए। तो आप लोग को समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा कि क्या कहाँ होता है, क्या चीज नहीं होता है। क्या क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक में अब दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड सब चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे कोई चीज अगर फिर भी अगर रह गया हो कोई तरह का बात, तो आप लोग कमेंट्स करेंगे, हम आपको निश्चित समझाने की फिर से कोशिश करेंगे। ओके, तो चले हम लोग आगे, तो चलते हैं। और ये जो दीर्घ वृत्तखंड है और लघु वृत्तखंड, तो इसमें यह जो होता है, यह वाले भाग को हम क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्त लघु वृत्तखंड कहते हैं। और ये पूरा वाला भाग है बड़ा सा, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। बड़ा वाले ऊपर वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे जो ये कटा हुआ ये जो दिख रहा है कलर वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट इस वृत्त में हम लोग वृत्त का गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, अगर किसी को चाहिए ये, अगर स्क्रीनशॉट लेना या लिखना, तो आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए अब हम लोग वृत्त के गुणधर्म में 15 गुणधर्म को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से कहिए या आपके ज्ञान की दृष्टि से कहिए, सभी दृष्टि से पूरा तरह से ये बात भी आई है। वृत्त के पूरे थ्योरम में से ये चुन के बात जो निकाला गया, हमने जो निकाल के आपके सामने रखा, ये ऑल टू ऑल बात भी आई है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए आप इस पूरे गुणधर्म को ध्यान से पढ़ें और अपने कॉपी में लिख लें, ताकि फिर से पढ़ के आप इसे याद कर सकें। और अगर एग्जाम में पूछ दे तो आपको 1 नंबर 2 नंबर निश्चित दिलाने में कामयाब हो सकेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले 1 नंबर का गुणधर्म पढ़ेंगे। देखिए, चूंकि इसका हम कंट्रैक्शन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्लास आपके ऑब्जेक्टिव का है, इसलिए कंट्रैक्शन जब पढ़ाई चलेगा तो उसमें किया जाएगा। तो अभी सिर्फ समझ लीजिए कि पहला नंबर में क्या कह रहा है। कहता है कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। क्या कहता है पहला नंबर में? वृत्त के एक बिंदु पर, चूंकि वृत्त तो अनेकों अनंतों बिंदुओं का समूह है, लेकिन उसके एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़े 2 नंबर। कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट स्थिति है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श जो अभी दिखाए थे कुछ देर पहले, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा की एक क्या है? विशिष्ट स्थितियां हैं, ठीक है। क्लियर? एक विशिष्ट स्थिति होती है। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है। कहता है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा नहीं होती है। वृत्त के अंदर से बीचे बीच अगर कोई रेखा जाएगी तो क्या वह स्पर्श रेखा कहलाएगी? नहीं। तो वह क्या कहलाएगी? तो वह कहलाएगी छेदक रेखा कहलाएगी। हमने पहले बता चुका कि छेदक रेखा कहलाएगी, यहाँ पे कह रहा है वह छेद यानी कि स्पर्श रेखा नहीं। जो वृत्त के एक बिंदु पे स्पर्श करती है वह स्पर्श रेखा कहलाएगी, ठीक है। नंबर 4 देखिए क्या कह रहा। कहता किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए कि वृत्त के आगे पीछे कहीं भी अगल बगल कहीं पे एक बिंदु है, कोई बाह्य बिंदु, बाहरी बिंदु को बाह्य बिंदु कहते हैं। तो वहां से आप खींचेंगे कोई स्पर्श, तो या तो ऊपर नीचे कर सकेंगे, दुए को तो कर सकिएगा और काट कुट तो नहीं करिएगा।
तो इसलिए आप कह सकते हैं कि याद रखिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल कितने 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए आइए। और एक और था कि वृत्त पे खींची गई 2 स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर भी होती है। 2 गो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और वह दोनों क्या हो सकती है, समांतर। कभी प्रतिच्छेद हो गया तो फिर वह समांतर। जब 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, यानी कि वृत्त के, देखिए थ्योरम ऐसा है कि वृत्त के व्यास के दोनों सिरे पर खींचे गए स्पर्श रेखा क्या होती है, दोनों स्पर्श रेखा जो होती है वह दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। कैसा, थोड़ा सा इसको हम बता दें। वृत्त के देखिए थ्योरम इसमें दिया नहीं है, थ्योरम चूंकि है आपके क्लास में। ये रहा वृत्त, इसमें ये केंद्र है, केंद्र से होके ये क्या गया, व्यास गया, व्यास के ये पहला सिरा हो गया, व्यास का ये दूसरा सिरा हो गया, इससे एक रेखा ऐसे करके गया, एक रेखा इससे कहां से ऐसे करके गया, ओहो सॉरी, ऐसे करके नहीं गया भाई, ऐसे करके अभी जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मिस हो गया तो थोड़ा टेढ़ा हो गया था बस, और कुछ नहीं, ऐसे गया। तो ये जो 2 रेखा खिंचाया वृत्त के व्यास के दोनों छोर पे, यानी कि दोनों सिरे पे, तो ये एक दूसरे से क्या है बताइए, इसका नाम ए कर देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ए बी समानांतर क्या चीज, सी डी, ये हो गए। तो ये एक थ्योरम ये भी है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए 5 नंबर। 5 नंबर पर यहाँ का थ्योरम लिखा नहीं, ये अपने मन से हमने आपको बता दिया, चूंकि ये जगह नहीं था तो इसलिए लिख नहीं पाए, तो लिख देते। नंबर 5 देखिए, कहता है कि किसी बाह्य बिंदु, अभी तो पढ़े थे ना, हाँ ये शायद नहीं पढ़े थे, ये पढ़े थे ना, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गए 2 स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये भी आपको दिखा देते हैं। वृत्त दिखा, मेरा क्या करें, दिखाना ही पड़ता, आप लोग को मन करता है समझा दे पूरे अच्छे से, लेकिन क्या करें, टाइम कम है, लंबा क्लास तो दे सकते नहीं अभी ऑब्जेक्टिव में। तो ये रहा वृत्त, वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से ये रहा बाह्य बिंदु, यहाँ से ऐसे करके खींच दिया गया एक स्पर्श रेखा, यहाँ से यहाँ ऐसे करके खींच दिया गया स्पर्श रेखा। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये जो यहाँ पे क्या करिए, पी कर लीजिए, इसको ए, इसको बी मान लीजिए, ए बी पे। तो ये जो पी है ना, ए पी और बी पी, ए पी बराबर बी पी हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, यही कहने का। और दूसरी बात एक तो और, कि वृत्त के त्रिज्या पर ऐसे करके, चलिए मान लीजिए कि ये त्रिज्या है ना, ये यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे त्रिज्या, तो ये जो स्पर्श रेखा होती है ना वृत्त के त्रिज्या पे कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री के कोण बनाती है। ये भी आप लोग बच्चे याद रखिए। ठीक है, थ्योरम पूछ देता है कि वृत्त के त्रिज्या पर स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण बनावेगा, तो 90 डिग्री, यानी समकोण होती है। ठीक है, होगा कहीं तो देख लेंगे, बट यहाँ पे देखिए ये, चलिए आगे आइए। तो ये हो गई 5 नंबर। 6 नंबर देखिए, वृत्त के त्रिज्या पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबवत, वही बात अपने बता दिए, लंबवत होती है। लंबवत बना लंब बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। नंबर 6 में, व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण समकोण होता है। आंतरिक कोण समकोण वो भी निश्चित रूप से दिख ही रहा आपको, आंतरिक कोण अंदर में जो कोण है वह समकोण है, यानी कि 90 डिग्री कोण है। तो नेक्स्ट पर ये 7 नंबर, कहता वृत्त, किसी वृत्त के त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है। किसी भी वृत्त में वृत्त खींच दिए, उसमें ऐसे 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 चक्का घुमाते चलिए, जैसे कि हमारे जो राष्ट्र प्रतीक है क्या है, अशोक चक्र है ना, हमारे झंडा में जो अशोक चक्र होते हैं वो वृत्त जैसा ही है। अशोक चक्र, चक्र है तो वृत्त ही जैसा होगा। और उसमें कितने तिलियां होती है पता है, 24 गो ही मात्र बनाया है। क्या 24 गो ही हटेगा, क्या कुछ खाली स्पेस नहीं है, बिल्कुल है भाई, बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत अनगिनत। जितने वृत्त में बिंदुएं बनती है उतना त्रिज्याएं भी खींची जा सकती है। इसका मतलब वृत्त अगर अनंत बिंदुओं का समूह है तो त्रिज्याएं भी उसमें उतना ही खींचा जाएगा। क्लियर है, चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, कितना नंबर, तो 9 नंबर देखिए क्या कह रहा, कहता है कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब कहां पे, थोड़ा सा दिखा दे भाई आपको, देखिए जीवा पर 9 नंबर का थ्योरम दिखाते हैं। एक ये क्या है, एक यह वृत्त है, ठीक है,
यह वृत्त है, यह केंद्र है, और यहाँ पे ये जीवा हो गया। ठीक है, जीवा पर ये जीवा ए बी ओ, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से ये लीजिए डाल दिए मैंने लंब, डाल दिए लंब, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और कहता है जीवा को समद्विभाजित। यहाँ जो ये जो काट दिया इसने, ये और ये यहाँ पे चलिए मान लीजिए पी, तो यहाँ क्या हो गया, ए पी बराबर पी बी, दोनों हिस्सा ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, थ्योरम यही था, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करते। ठीक है, 10 नंबर देखिए, 10 नंबर, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त का सबसे बड़ी जीवा, पहले भी हमने बताया, अभी भी बता रहे, इसी को हम व्यास भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, कहता किसी वृत्त का व्यास वृत्त को समान दो भागों में बांटती है। सही तो है, वृत्त को क्या करेगी, समान दो भाग में तो बांटेगी ही। अगर मान लीजिए यह क्या है, कोई वृत्त है, और इस वृत्त में ये रहा व्यास, तो वृत्त को क्या भाग में, एक भाग ही हो गया, एक भाग ही हो गया, दो भाग में, और वो भी कैसा, 1 बराबर 2, दोनों जो दो भाग बटा वह दोनों आपस में क्या है, बराबर तो है, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएगा, दो भाग बट गया। अब देखिए 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है, जीवा, सॉरी जीवा कहते हैं, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। हमने क्षेत्रफल वाला में पढ़ाया था, क्षेत्रफल वाला में हमने पढ़ाया था, त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो व्यास अगर मेरे पास में है, व्यास मतलब डी बराबर क्या होगा, 2r हो जाएगा, या r बराबर अगर देखेंगे तो क्या होगा, d/2 होगा, ये नहीं होगा, तो ऐसे होता है। तो त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है, आधी, त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी, 2 से भाग लग गया तो आधी हो गई, और व्यास त्रिज्या से क्या होती है, दोगुनी, व्यास जो है त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है। क्लियर है। आइए 13 नंबर पढ़िए, वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त को दो भाग में जो बांटी गई आकृति है, वह आकृति क्या कहलाती है, ये जो आकृति बना, यह आकृति क्या कहलावेगी, अर्धवृत्त कहलावेगी। क्या कहलावेगी, अर्धवृत्त। कैसा, आगो हटा के देखिए बनाते हैं, ये है, ये क्या है भाई, ये है अर्धवृत्त। ठीक है, ये एगो उठा के लाए, इसका नाम लिख देते 1 नंबर का, तो ये क्या हो गए, अर्धवृत्त हो गए, एक भाग यहाँ पर छोड़ दिए। अब देखिए 14 नंबर क्या कहता है, 3 संरेख बिंदुओं से केवल कितने वृत्त खींचे, तो केवल एक वृत्त, 3 गो संरेख बिंदु दे दीजिए, दे दिए, और इससे क्या करिएगा, वृत्त खींचिएगा, क्या को खींच सकिएगा, है बताइए, ये देखिए कितना खिंचाया, मात्र एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये 3 गो हम दिखा दिए संरेख बिंदु, और 3 गो संरेख बिंदु से कितने वृत्त, तो केवल एक वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, अब आइए लास्ट है, और इस बात को भी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है और पूछेगा भी आगे भी, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं कैसे, तो ये रहा कोई वृत्त, इस पे खींचते रहिए, ऐसे 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 खींचते रहिए, ढेर सारा खींचा जाएगा, जितने बिंदु है उतने खींचा जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे। चलिए, ये था इसका गुणधर्म, इसको टोटल को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ये हमेशा आपको काम देगी। तो ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, अब हम लोग वृत्त से संबंधित जितने भी फार्मूला है, वृत्त संबंधित जितने भी फार्मूला इस चैप्टर में दोनों में आने वाले हैं, वो सभी को जान लेंगे। और सबसे पहला आपको बेसिक जो होना चाहिए फार्मूला, वह है वृत्त का व्यास। हमने समझा चुका है कि वृत्त का व्यास क्या होता है, तो भाई वृत्त का व्यास जो होता है उसे डी से सूचित करते हैं, और फार्मूला इसका क्या होता है, तो 2 त्रिज्या, कितना, 2 त्रिज्या मतलब 2r होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखें, 2 नंबर का था कि वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या था। अगर आपको क्वेश्चन में व्यास दे दे तो आप त्रिज्या निकालने के लिए
व्यास बटे 2 कर सकते हैं, यानी कि d बटे 2 कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से वृत्त के परिधि या परिमाप कह दे आपको कि वृत्त का परिधि या परिमाप पूछ दे तो आपको 2 पाई r लगाना है। पाई को हमने बता दिया था क्या मान होता है, 22/7 या 3.14 से समथिंग करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, और पहले उससे पहले है अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि बराबर। तो 2 सिर्फ हट जाता है क्योंकि आधा करिएगा तो 2 नीचे ऊपर कट जाएगा, तो इसलिए आपको बच क्या गया पार, तो इसलिए पार हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल पार स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ, ये भी आधा होता है यानी कि हाफ पार स्क्वायर हो गया। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 90/360 डिग्री आप पार स्क्वायर, तो इसको काट के आप क्या कर सकते हैं 1/4 पार स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू आपको दिया है 90, अब बताइए यहाँ पे दिखाते हैं आपको करके। अगर यहाँ मेरे इस चतुर्थांश में, ये चतुर्थांश होता क्या है कि ये है एक वृत्त, वृत्त को क्या किया 2 भाग से दोनों भाग 1 2 3 4 चारों बराबर भाग में कट गया, तो थीटा का कहलावेगा ये चारों बगल जो थीटा है क्या रहेगा 90 है ना, तो ये हो गया 90 डिग्री बटे 360 और स्क्वायर, ये दोनों को काटिएगा तो क्या बचेगा 1/4 ना बचेगा, तो पार स्क्वायर हो गया। तो यही हो गया अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश क्या आता है, तो वृत्त के चतुर्थांश 1/4, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पार स्क्वायर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360, यही थीटा यहाँ पे कहीं पे त्रिज्या के केंद्र के पास दो झुकाव जो कोण बनता है, दो त्रिज्या के बीच जो कोण बनेगा वही थीटा होता है। तो क्वेश्चन में हम सब स्पष्ट कर देंगे। चलिए ठीक है, तो वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पार स्क्वायर हो गया, और वृत्त के दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और 360 माइनस थीटा वही थीटा बटे 360 इंटू पार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ नहीं कुछ तो इंटू है सभी जगह। ठीक है, नेक्स्ट आता है वृत्त के लघु चाप, लघु चाप नीचे से छोटा वाला जो चाप बताए थे आप लोग को बता चुके हैं चाप क्या होता है। चाप की लंबाई क्या पूछ दे तो बस वृत्त के परिधि का सूत्र लगाना, बस काम करना क्या इंटू में थीटा बटे 360 लगा देना। करने का मतलब है कि वृत्त के लघु चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई r हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है वृत्त के दीर्घ चाप की लंबाई, तो इसका होगा 360 माइनस थीटा बटे 360 2 पाई r, ये भी हो गया क्लियर। अब आता है बारी 12 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मैंने लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड भी बता चुका, तो उस वही है उसका फॉर्मूला, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, वैसे दो तरह से निकाल पाते हैं उसको। अगर लॉन्ग प्रोसेस चलिएगा तो उसके लिए भी बना सकते हैं, बताएंगे कभी जब आपको क्लास दिया जाएगा। और शॉर्ट टर्म में अगर बनाएंगे आप तो ऐसे करके, अगर कोई सूत्र पूछ दे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप इसको सूत्र पे बना सकते हैं। कैसे, तो वृत्त के लघु त्रिज्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर माइनस 1/2 यानी कि 1/2 और स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा कौन होगा जो इस क्वेश्चन में थीटा यूज किया जाएगा, वही थीटा का वहां पे भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट है 13 नंबर, कहता है कि वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लास्ट ये रहा। और ये सब चीज आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछ सकता है, छोटा तो पूछेगा नहीं क्वेश्चन, और यदि आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दे तो भी आप बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला आता है पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये सारे आप लोग जितने भी आज क्लास हमने किया, इस सब को आप लोग नोट कर लीजिए, और सब का सब आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। और आपको ये सभी चीज़ याद रहेगा तो ही आप बना पाइएगा, नहीं याद रहा तो फिर आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए आप लोग जितने भी फॉर्मूला लिखाया गया और जो भी गुणधर्म लिखाया गया वो सब चीज़ आप अपने मन में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी हो दिमाग पे बैठाना ही जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में जब पूछेगा तो आप क्वेश्चन देखते ही आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास हम इतना तक ही रखते हैं, कल के क्लास में हम लोग
इसी वृत्त से रिलेटिव दोनों अध्याय का मतलब 10 अध्याय और 12 अध्याय में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते होंगे, प्रीवियस ईयर का हो या आपके आगामी एग्जाम 2025 के लिए जो क्वेश्चन वीवीआई लगे, उस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप लोग को एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर से पास हो सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप लोग से रिक्वेस्ट बार बार यही करा करते हैं कि आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि और बच्चे इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल पे जुड़ सके। चलिए ठीक है, तो आप लोग से आशा है कि आप लोग निश्चित करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू एंड बाय बाय। ओके, चलिए।